नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। कश्मीर हमारे देश की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारे देश में स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन जितना ही खूबसूरत ये स्वर्ग है उतना ही आदमवाद से भरा हुआ भी, और कई बड़ी मुसीबतों को झेलता हुआ कश्मीर आ रहा है। कश्मीर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अमित पाठक सर, जो कि हिस्टोरियन एंड ऑथर हैं मेरठ से। तो सर, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। नमस्कार, वेलकम, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है जीवन? सब ठीक है, बढ़िया है, लाइफ अच्छी है। सब चीज़ें चलती रहती हैं। कश्मीर के बारे में आपने इतना अध्ययन किया है, तो कश्मीर के बारे में आप पहले बताइए कि कश्मीर की खूबसूरती किस लेवल पे हम स्केल कर सकते हैं 1 to 10? देखिए, कश्मीर की खूबसूरती खास तौर से जो अब जब ये ठंड ख़त्म होगी और उसके बाद स्प्रिंग का पीरियड जो कश्मीर में थोड़ा देर से आता है क्योंकि बर्फ़ चलती है मार्च तक, उसके बाद जो पतझड़ से आता है बाद में अक्टूबर नवंबर, उससे जो बीच का पीरियड है, इतना सुंदर तो शायद दुनिया में कोई जगह है ही नहीं जितनी कश्मीर है। क्योंकि अगर आप बाकी पहाड़ों में भी हिंदुस्तान में घूमेंगे, जो जिस तरह के पेड़ वहाँ हैं और जिस तरह के वृक्ष वहाँ हैं और जिस तरह का वहाँ वातावरण फ्लोरा फौना की वजह से क्रिएट होता है, ये हिंदुस्तान में और कहीं होता ही नहीं है। तो वहाँ एक अनोखा कुदरत ने उसको एक वो कुछ ऐसा पुरस्कार या कुछ इनाम या कुछ ऐसी चीज़ दे रखी है कि वो पूरी दुनिया एक तरफ और कश्मीर वैली एक तरफ। सर, कश्मीर का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम भी आता है, क्योंकि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान की साइड है। हाँ। क्या पाकिस्तान के पास हमारा कोई इम्पोर्टेंट हिस्सा है कश्मीर का, या फिर हम उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं आगे भविष्य में जाके? देखिए, जो गलती क्या की थी 48 में हमारी फोर्सेस जीत रही थी। कभी आप जीतती हुई फौज को नहीं रोकते। करेक्ट। पहली बात तो ये थी कि हमारी जीतती हुई फौज को रोका गया, और जो कबायली उन्होंने भेजे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी फौज के साथ जो उन्होंने मेन थ्रस्ट भेजा था वो कबायली थे, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह के ट्राइबल्स थे जो घुस गए थे, और वो फौजी कम थे और लुटेरे टाइप के लोग ज़्यादा थे। लूट खसोट में वो ज़्यादा लग गए, तो उन्होंने इतनी तबाही मचाई। तो ये जब तबाही मचा रहे थे और इनको पता था ऐसे गंदे लोग उस क्षेत्र में आए हुए हैं, तो इन लोगों को सबसे बड़ा बात ये करनी थी कि इनको सबको एक एक को खदेड़ के पूरी टेरिटरी से बाहर निकाला जाए। कुछ कारण ऐसे रहे जिसमें मैं मानता हूं कि ये एक मिस्टेक है जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को अपने का की जो पॉलिटिक्स या फिर उसको इंटीग्रेशन का जो पार्ट है उन्होंने अपने पास ले लिया था। उसमें सरदार पटेल वगैरह का हस्तक्षेप कम था, और उन्होंने यही कह के लिया ये तो मेरा क्षेत्र है, तो इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। तो लोगों ने विश्वास करके छोड़ भी दिया उनके ऊपर। पहली बात तो उन्होंने जिस टाइम पूरा भारत एक साथ जुड़ रहा था, तो कश्मीरी महाराजा चाहे मान नहीं रहे थे, ऐसे तो बहुत सारे महाराजा नवाब नहीं मान रहे थे, पर सबको मनवाया गया, चाहे कैसे भी मनवाया गया हो। तो उनको भी मनवाया जा सकता था और ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनका जो कोर एरिया तो डोगरा ही क्षेत्र था, डोगरा वाला क्षेत्र था, जो जम्मू का क्षेत्र था आसपास का, तो उनको मनवाया जा सकता था। किंतु इनकी कमजोरियां नहीं, गलतियां नहीं कि महाराजा अडिग रहे, इन्होंने उनको बनाया नहीं। और जब हिंदुस्तानी फौज पहुंची है, लैंड कर रही थी श्रीनगर में, तब करीब करीब वो जो कबायली थे या घुसपैठिए थे वो श्रीनगर के बॉर्डर तक पहुंच गए थे, और अगर ये एक जरा भी और रुकते तो वो श्रीनगर में घुसने वाले थे। लास्ट मिनट पर लैंड कराया गया, वहां कोई तैयारी नहीं थी। पर उसके बावजूद हमारी फौज ने 48 में उनको खदेड़ना जो शुरू किया, तो वो रुकने के कदम नहीं थे, वो तो भागे चले जा रहे थे। जब वो भाग रहे थे तो इनको यूएन तब जाना चाहिए था जब वो जितनी टेरिटरी राजा ऑफ कश्मीर के पास थी, इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर का है, जो थोड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान के पास चला गया, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान और कश्मीर, वो सब एरिया जब हमारे पास आ जाता तब फौज रोकनी थी। उसका जो अब नुकसान क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हमने फौज रोकी वहां पे हम लोगों का परमानेंट डिसएडवांटेज है, मिलिट्री डिसएडवांटेज, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, जिसका पाकिस्तान हमेशा फायदा उठाता है। तो ये जो एक मिस्टेक की कि फौज से बिना पूछे, स्ट्रेटेजिकली सोचे बिना समझे, जीतते हुए हर बाजी आपके हाथ में और आपने खो दी, तो ये जो एक एस्पेक्ट है
जो इस कश्मीर की पॉलिटिक्स का 48 का, इसका ही खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्योंकि उससे क्या हुआ, कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास पहुंच गया, उनको पूरा कश्मीर को हमारा है कहने का मौका मिल गया। क्योंकि अगर कश्मीर हमारे पास रहता और उनकी बाउंड्री कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और पूरी कश्मीरी स्पीकिंग रीजन से बाहर होती, तो उनको ये मौका आगे नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कब्जा कर रखा है हमारी ज़मीन पे, हमारी ज़मीन हमारे पास है, तो उनको हर जगह एक एडवांटेज मिल गया और मिलिटरीली भी एडवांटेज मिल गया, जो टेररिज्म में भी एडवांटेज मिल रहा है। क्योंकि हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई है वो उसमें उनको ज़्यादा एडवांटेज है, हमें डिसएडवांटेज है। और ये उस जमाने के पॉलिटिकल लीडरशिप का 100% फेलियर है। पर ये फेलियर उसके बाद ही नहीं चला है, ये आगे भी जब कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया, बाकी हिंदुस्तान से अलग रखा, इंटीग्रेशन की बजाय डिसइंटीग्रेशन की तरफ गए। और ये उस जमाने के, और इसमें भी मैं स्ट्रांगली समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उनके अपनी रिलेशनशिप्स थी वहाँ अब्दुल्ला फैमिली वगैरह से, तो उसकी वजह से वो जो ऐसा वो चाहते थे वैसे वो करते रहे। और ये अल्टीमेटली एक ऐसा नासूर बना जिसका जो अभी तक जिससे खून बह रहा है, लगातार बहता ही रहता है किसी ना किसी रूप में। हाँ, तो ये इनिशियल मिस्टेक्स मैं पूरी तरह मानता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की थी, और इन्होंने मिलिट्री लीडरशिप से कंसल्टेशन की नहीं, ये अपने डिसीजन लेते रहे, और इन्होंने इमोशंस के ऊपर और बड़ी ऊंची ऊंची बातें लोग करते हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए। करेक्ट सर। आपको इंटरनेशनल अफेयर्स क्या कह रहे हैं, मेरी क्या स्टैंडिंग होती है इंटरनेशनली, इसके ऊपर पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे देश का फायदा नुकसान किसके अंदर है। करेक्ट, जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उससे आपको पैर उठा के नहीं सोचना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी जो थी, ये इन्होंने उससे उठा के ऊंची ऊंची बातों को अपने मद्देनजर रखते हुए कुछ मेजर मिस्टेक्स की हैं 50, 51, 52, 53, 48 से लेके, जिसकी प्रॉब्लम आज तक हम लोगों के पास है। और उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से अगर कोई मिस्टेक है तो हैंडलिंग ऑफ कश्मीर, इसको मतलब हैंडलिंग ऑफ कश्मीर। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल किया गया, हैंडल बहुत ही खराब तरीके से किया गया, और उसका रिजल्ट हम आज तक देखते हैं। रिजल्ट आज तक देख रहे हैं, और कोई बोलने वाला कहने वाला नहीं था। करेक्ट। क्योंकि आप किसी कोई रीजन से, एक तो इंडियन टेम्परामेंट भी है कि दब के बोलते हैं, सीधी बात नहीं बोलते, मतलब आंख में आंख डाल के सीधी बात नहीं बोलते, तो वो एक कल्चर है यहाँ पे। तो उसकी वजह से कभी कोई बोलता नहीं था, और उसको कभी फिर आगे जाके प्रैक्टिकली उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने का भी इशू नहीं रखा गया, उसको छोड़ दिया गया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, कश्मीर तो हमारे पास है। पर वो छोड़ देने से क्या हुआ, जो छोटी बीमारी आपने कीड़ा डाल दिया था बीमारी का, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, और 87 के बाद आके एक ऐसी बड़ी बीमारी सामने आई जिसको संभालने में हमारे हजारों हिंदुस्तानियों को अपनी जान देनी पड़ी है। करेक्ट सर। सर, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर के बारे में बात करें और कश्मीरी पंडितों के बारे में बात ना करें, ये नाइंसाफ़ी होगी। कहा जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन ली गई और उनको कत्लेआम किया गया, बहन बेटियों के साथ बहुत गलत किया गया, उसके बाद भी हमारी सरकार चुप रही। इसके पीछे आपको क्या कारण दिखता है सर? देखिए, कश्मीरी पंडित जो थे मूल निवासी हैं वहाँ के जी, जहाँ वहाँ कई कम्युनिटीज़ हैं कश्मीर में, तो उसमें बात के माइग्रेंट्स भी हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन, पर कश्मीरी पंडित वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं जो 4-5 हज़ार साल से वहाँ रह रहे हैं। करेक्ट। तो पहली बात तो हमें ये माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो बाहर से आई आइडियोलॉजीज और बाहर से आई पॉपुलेशंस थी उनको डोमिनेट करा दिया, जो मूल निवासी थे उनको आपने भगा दिया। सेकंड, कश्मीरी पंडितों को वो अपनी मर्जी से धीरे धीरे कहीं और सेटल होते, वो दुनिया की, हिंदुस्तान की हर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं सेटल होती रहती है, ये एक प्रोसेस चलता रहता है। पर उनको जो निकलवाया गया वो धार्मिक कारणों से, रिलीजियस रीजन से निकलवाया गया, और एक एथनिक क्लेंजिंग एक जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत निकलवाया गया कि हम इनका यहाँ एक इनका आदमी तक रहने नहीं देंगे। और एथनिक क्लेंजिंग ऐसी चली है कि शुरू तो इनिशियली हुई है, पर जो थोड़े बहुत 4-5% रह गए थे, जो तब भी अपने स्थानों पर रहे, उन तक को पाकिस्तान द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एथनिक क्लेंजिंग के तहत मार के, हत्याएं करके अब तक भगाया जा रहा है।
तो ये एक प्रोसेस है जिसमें रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया है। एक मैं माइनॉरिटी नहीं कहूँगा, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहूँगा उनको, माइनॉरिटी नहीं थे, उनका ही देश था वो, वहीं के उनके, वो माइनॉरिटी पर कैसे हो जाएंगे, वो उन्हीं का इलाका है। उनको किया गया, रिलीजियस रीजन से किया गया। और ये दुखद बहुत है कि किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कभी आज तक नहीं उठाई, आज तक मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह बहुत कम्युनिटीज़ हैं वर्ल्ड की, जिन आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, उनको मार के भगाया गया है या उनके खिलाफ अत्याचार हुए हैं, तो उनके खिलाफ बाद तक कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्रिमिनल कोर्ट चलते रहे, उनके खिलाफ अखबारों में आता रहा, जर्नलिज्म में लिखा गया, बुक्स लिखी गई। कश्मीरी पंडितों को तो ऐसे भुला दिया इन्होंने जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कभी थे ही नहीं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब एथनिक क्लेंजिंग हुई है कश्मीर की, तो सेंटर में गवर्नमेंट्स बहुत वीक थी, कमज़ोर थी जी। और जिसका फ़ायदा वहाँ उठाते रहे वो लोग। और वो ये भी जानते थे कि यहाँ जो, पर चलिए गवर्नमेंट कमज़ोर है, पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम सब लड़ रही हैं एक दूसरे से, वो तो बात अलग होती है। पर जो इंटेलिजेंसिया है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझते हैं, धाराएं वो तय करते हैं, सोच वो तय करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेफ्टिस्ट थे, इन्होंने कब्जा कर रखा था मेजर इंस्टीट्यूशंस का हिंदुस्तान के अंदर, जो खासतौर से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हिंदुस्तान की सोच विकसित होती है। और इनके लिए वो कोई कश्मीरी पंडितों को भगाना, मुझे आज तक समझ नहीं आता इन लोगों की सोच कैसी है, पर इनके लिए उस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। और वो इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी कि वो कश्मीरी पंडित थे। अगर और कोई कम्युनिटी होती तो ये लोग बहुत शोर मचाते, पर कश्मीरी पंडित थे इसलिए इन्होंने चू तक नहीं की इन लोगों ने। और ये चुपचाप बैठे ही नहीं रह गए, उसको दबाया। मैं तो उस टाइम, मेरी तो पूरा होश हवाश था उस जमाने में, कॉलेज में था मैं, तो मैंने देखा कि एक बहुत प्रचलित की गई एक बात कि कश्मीरी पंडित तो खुद भाग आए, और दूसरी तरह से ये प्रचलित की गई कि इनको तो भगाया नहीं जा रहा था, बल्कि ये डर के भाग आए। मतलब इन्होंने जो भागने का भी जो ठीकड़ा था, वो कश्मीरी पंडितों के सर फोड़ा कि ये भागा है। फिर एक और कहानी प्रचलित हुई इन दिनों में कि अगर सांप देखते हो, कश्मीरी पंडित देखते हो, सांप मारो, कश्मीरी पंडित को मारो, सांप को मत मारो। इन्होंने खूब अत्याचार किए वहां के लोगों के ऊपर, इन्होंने लूट खसोट की। मतलब एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया जो शुरू तो 47 के बाद ही हो गया था, पर वो उस टाइम पीक पे पहुंच गया जब ये कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया जा रहा था। और उसके अंतर्गत इनको, अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये तो इनकी खुद की करनी है जिसकी वजह से इनके साथ हुआ है। करेक्ट सर। अब जाके इतने सालों में ये सब बातें होनी बंद हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पीछे सपोर्ट तो दूर, बल्कि इनको तो एक तरह से भुला ही नहीं दिया गया। इनके खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा नेशनली इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा किया गया, जिसकी वजह से इनके खिलाफ जो एथनिक क्लेंजिंग हुई या इनका जो जीनोसाइड हुआ है, उसको आज तक कोई इंटरनेशनल एजेंसी मानने को ठीक से तैयार नहीं है। मानती हैं, बड़ी मुश्किल से मानती हैं। जब लोग सामने प्रकट हो गए, सामने खड़े होकर पूरी बात नहीं बोलते, तब तक नहीं मानते। और वो उसमें गलती 100% हमारे ही देश के लोगों की है। करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात है। दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन आपके अंदर होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत दुश्मन पल रहे थे अब तक जी। और ये 50 से पलने शुरू हो गए थे। और जब 50s के बाद जब असली क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई दिलाई थी, जैसे 60-70 में उनकी मृत्यु होनी शुरू हुई, तो यही तो हावी हो गए थे 80s में आके, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का ये हाल हुआ। वो शायद वो जख्म आने वाले कुछ समय तक तो भरा नहीं जा सकता सर, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और जो कश्मीरी पंडितों का एथनिक क्लेंजिंग है, इसका कभी 1-2-3 हज़ार साल तक भी नहीं भरा सकता, क्योंकि ये अब आप सबके मन में बैठ चुका है। और उनका वापस जाना अब मुश्किल इसलिए है कि बहुत सारों ने अपने और बिजनेस वगैरह या जो भी जॉब्स थी हिंदुस्तान के और साल मिलेगी, बाकी हिंदुस्तानी पॉपुलेशन के साथ वो मर्ज कर गए हैं। और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अगर जाएंगे तो हो सकता है आगे वक्त में कुछ लोग जा पाएँ, पर वो पॉपुलेशन मैं समझता नहीं कि कोई सिग्निफिकेंट कश्मीर पंडित पॉपुलेशन वापस कश्मीर जाएगी, कि उनके बच्चे हो गए हैं, वो अलग परिवेश में बड़े हो चुके हैं, उनकी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। तो अब भी 30 साल हो गए उसको बाद, 30 क्या 25, मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इस टाइम। तो 19 आज का ही दिन था जब सबसे ज़्यादा पलायन को शुरू किया गया था। मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पे अनाउंसमेंट किए गए थे कि तुम फतवे जाएगा, उनको चले जाओ। और ये तक कहते थे कि अब ये खैर मैं रिटन एविडेंस
कहते हैं, पर सब कश्मीर पंडित कहते हैं कि अपनी लड़कियों को छोड़ जाओ और आदमी यहाँ से चले जाओ, ये तक कहा गया था। तो जब ये सब हो रही थी, जाहिलियत चल रही थी, तो दिल्ली में लोग सो रहे थे। वो अपनी राजनीति पे शायद अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए थे। और उस जमाने की पॉलिटिक्स इतनी गंदी थी, जो असर अब तक आपको राजनीति में रहा है। अब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आई है हिंदुस्तान के अंदर जी। वो जो राजनीति शाहबानो केस से शुरू हुई थी, और उसके बाद राम मंदिर के तो ताले खोले गए थे, वो शाहबानो से लिंक था जी। इतने में कश्मीर पॉलिटिक्स हुई थी, इतने में IPKF वहाँ भेजी गई थी श्रीलंका, उससे कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो वो जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जो इंदिरा गांधी के पीरियड से शुरू हुआ था, इकोनॉमिक कोलैप्स हिंदुस्तान का, क्योंकि जो इमरजेंसी के अंदर पॉलिटिकल कोलैप्स, उसके बाद जो इंदिरा गांधी ने इकोनॉमिक जो सिस्टम शुरू किया था, 97% इनकम टैक्स, दुनिया में कभी हो नहीं सकता किसी देश में, उससे इकोनॉमिक कोलैप्स जो लाई थी वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ मिलके, उसका ही असर लेट 80s तक इतना आ गया था कि हिंदुस्तान तो बस सबसे अपने बुरे समय से किसी कारणवश बाहर निकल आ पाया। और बाहर निकलने में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, एक हमारे PV नरसिम्हा राव और श्री मनमोहन सिंह। इन्होंने फिर वो रिवर्सल शुरू किया, जब आर्थिक रूप से सशक्त होना शुरू हुआ, फिर राजनीतिक रूप से सशक्त होना शुरू हुआ, फिर सामाजिक रूप से सशक्त होना शुरू हुआ, फिर दुनिया वालों ने हमारी बात सुननी शुरू की, तो वो एक क्रम तब शुरू हुआ है। तो हम तो भारत की आज़ादी के बाद के सबसे बुरे वक्त की बात कर रहे हैं इस टाइम बैठ के। जब वही बात है कि अगर दुश्मनी बाहर वालों से हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब घर में ही दुश्मन हो तो इंसान ज़्यादा टूट जाता है। बिल्कुल, उन्होंने तोड़ा है। सर, अभी मेरा पिछले दिनों कुछ कश्मीरी यूथ से मिलना हुआ, वहीं पे हमारी मुलाकात भी हुई। सर मेरी एक कश्मीरी पंडित लड़के से भी मुलाकात हुई, और उसने बताया कि वहाँ पे एक सोसाइटी है, माइग्रेंट सोसाइटी, जिसमें ये कश्मीरी पंडित अब रहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे उसकी आंखों में अभी भी वो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ अभी हम सेफ हैं, वो फिर भी नहीं दिखा था। वो नहीं दिखा क्योंकि उन्हें एक तो एक्सपीरियंस, उसके अलावा भी एक आप सोच देखिए, कश्मीर का जो हुआ उसके पीछे उससे पहले से चीज़ें चली आ रही थी, और उसका जो सेकंड स्टेज ऑफ जो है, एक तो 48 में ख़त्म हुई, उन्होंने 370 हुआ, वहाँ अपनी राजनीति चली, कांग्रेस अपनी कर रही थी, सब चल रहा था। नेक्स्ट आता है जब 1971 वॉर में, 71 की लड़ाई में, हमने पाकिस्तान को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। तो जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश अलग होने के बाद, वहाँ के लीडर्स ने कहा कि इनसे हमें बदला लेना है। और बदला लेने में उन्होंने कहा, जिस तरह इन्होंने मुक्ति वाहिनी वगैरह बना के बांग्लादेश को अलग किया, हम अपने टेररिस्ट भेज के इनसे कश्मीर अलग कराएंगे। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम उसी तरह हिंदुस्तान को भी तोड़ेंगे जिस तरह से हमने इन्होंने बांग्लादेश हमसे अलग करके हमें तोड़ा है जी। और उनका जो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था, जो टेररिज्म का प्रिंसिपल होता है, ब्लीड विद 1000 कट्स। उसका मतलब होता है कि आप बार एक चक्कू से गर्दन मत काटो, छोटी छोटे कट मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, सालों तक मारते रहो। दूसरा आदमी सिलबिला के वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता चला जाएगा और आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे। अगर आप एक साथ नहीं मारने की ताकत रखते तो पिने चुभोते रहो उसको, थोड़ा सा काटते रहो, थोड़ा सा कहीं से मौका मिले वहीं से नुकसान पहुंचा दो उसका। धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाएगा और कुछ सालों बाद वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आप उस पर हावी हो सकते हैं। तो कश्मीर का ये प्रोसेस शुरू हो गया था। इसके अंदर जो आइडियोलॉजीज जो पाकिस्तान में उस टाइम डोमिनेट हो रही थी वो कश्मीर में भेजी गई, और एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का वहाँ एक बीज बोया गया जो वहाँ कभी था नहीं, क्योंकि कश्मीरी जो हैं कभी भी इस तरह के नहीं हैं जैसे और जगह थे, स्पेशली पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में जिस तरह की सोच थी वो नहीं थी, क्योंकि एक तो सूफी थे ज़्यादातर, उसमें उस तरह की सोच ही नहीं थी उन लोगों की। और क्योंकि सूफीज़म का बोलबाला था, आप पूरे कश्मीर में आज भी जाएंगे तो आपको जगह जगह आपको पीर मिलेंगे। तो बेसिकली पीर से पूजा करना और उनसे जुड़ना, वो अलग तरह का सॉफ्टर वर्जन ऑफ इस्लाम जो था, मॉडरेट वर्जन ऑफ इस्लाम था। इसको उन्होंने हार्ड लाइन किया पाकिस्तान ने आइडियोलॉग से। और क्यों कर पाए वो इसलिए कर पाए क्योंकि इसमें उनको एक तो अमेरिका की सहायता शुरू से थी ही, उसके साथ साथ 80 के दशक में जो सोवियत यूनियन है, USSR, वो अफगानिस्तान में घुसा था।
अफगानिस्तान में यूएसएसआर को का कब्जा ना हो जाए तो अमेरिका ने उसमें पूरा पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ रखा था। पाकिस्तान ही उसका मेन सपोर्ट पिलर बना हुआ था। वो जो पाकिस्तान को फायदा मिल रहा था, हथियारों का, पैसों का, इन सब चीजों का खुला पैसा बट रहा था, खुले हथियार बट रहे थे, गोलियां बट रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी मुजाहिदीन को, जिससे वो जाके अफगानिस्तान में लड़ सके यूएसएसआर से। पाकिस्तान ने उसका एक हिस्सा कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो उनको अपनी मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ी। पैसा बाहर से आ रहा है, हथियार बाहर से आ रहे हैं, आइडियोलॉजी बाहर से आ रही है, क्या करना है बाहर से आ रहा है, ट्रेनिंग बाहर से आ रही है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में तो उन्होंने भेजा, उसके साथ साथ एक हिस्सा उन्होंने कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया उसी टाइप पे। उस दिन जिया उल हक जैसे लीडर पाकिस्तान के अंदर थे, इधर सपोर्ट पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का था। हिंदुस्तान आपने देखा सबसे आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत सबसे कमजोर था। आप अंदर ही लड़ाई चल रही थी, आसाम एजिटेशन हो के चुका था, एलटीटी प्रॉब्लम, फिर पंजाब प्रॉब्लम, कम्युनल राइट्स। मेरठ में ही हमारे 87 में 3 महीने झगड़ा चला था। आज सोच सकते हैं, आज आपको नहीं सोच सकता कि 3 महीने झगड़ा ही चलता रहे, हिंदू मुस्लिम हो। तो हिंदुस्तान इतना कमजोर था अंदर से उस जमाने में कि उसका पाकिस्तान के लिए राइट मोमेंट था वो, कि वो ये जो उसकी आइडिया है प्लीड विद 1000 कट्स को करके घुसे कश्मीर में। पर पाकिस्तान का कश्मीर में घुसना जो था वो कश्मीर तक सीमित नहीं था उसका आइडिया, जो आज भी आप देखते हैं जी। रिसेंट इस साल भी हुआ। उसका टारगेट था कि मल्टीपल नोड्स आप हिंदुस्तान में डेवलप करें, टेररिस्ट नोड्स, और धीरे धीरे फंड करके और लोग भेजें पाकिस्तान से। फोकस रहे कश्मीर, जो कि कश्मीर को समझते थे कि सबसे आसान है हमें अपने बीज बोना, क्योंकि हमने तैयारी बहुत साल से कर रखी है। कश्मीर के बाद वो धीरे धीरे आते जम्मू, जम्मू से आते वो पंजाब, जो अभी भी ट्राई कर रहा है पाकिस्तान कि खालिस्तानियों की मदद से घुसे। वो टेररिज्म जो है फिर इधर से केरला से और आसाम से वो नोड्स डेवलप करते, बंगाल से नोड डेवलप करते, नेपाल में अपने स्टेशंस बनाते और धीरे से हिंदुस्तान को चारों तरफ से घिरना शुरू करते। और ये टेररिस्ट और फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज और मूवमेंट है, इसको ले जाके पूरे हिंदुस्तान में फैलाते और हिंदुस्तान को अंदर से कमजोर करके हिंदुस्तान को खत्म कर देते। तो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्लान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, पूरा हिंदुस्तान था। वो था कोलैप्स ऑफ इंडिया। पहले तो कश्मीर अलग हो, कश्मीर की आबादी खड़ी हो ही गई थी, पर कोलैप्स ऑफ इंडिया। इसका मेरा एक एक्सपीरियंस है कश्मीर का कि किस तरह पाकिस्तान हावी हो गया था। 70 के दशक में जब मैं पहली बार हम लोग आसाम में पेरेंट्स के साथ गया था, मैं बहुत छोटा था। अच्छा। तो रात को टैक्सी जो थी वो होटल जाने के लिए दी, हम लेट हो गए कहीं, तो हम जा रहे थे, तो टैक्सी वालों को रोकते थे, टैक्सी वाले मजाक बना के ही चले जाते थे, ये वहां नहीं जाएगी, ये तो अब पाकिस्तान जाएगी टैक्सी। अच्छा। तो हाँ, तो जानते हुए, जान के मजाक बनाते हुए निकल रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां वो जो आइडियोलॉजी थी वो 70 के दशक तक काबिज हो चुकी थी और वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और जाके धीरे धीरे वो टेररिज्म के रूप में, फुल फ्लैश टेररिज्म के रूप में बाद में निकल कर आई। सर, नन्हे मुजाहिदीन को वहाँ पे जो मेरे सुनने में आया या मैंने कहीं से पढ़ा है कि नन्हे मुजाहिदीन को वो एक शहीद मानते थे कश्मीर के लोग। अगर उनको हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी मारती थी तो वो उनका इस तरीके से जनाजा निकालते थे कि कोई बहुत बड़ा एक लीडर मरा हो। हाँ, ये तो है। तो ये नन्हे मुजाहिदीन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से वर्क करता है, आपको अगर इस पे कुछ रोशनी डालना चाहें सर? मुझे एग्जैक्टली इस एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे तो आइडिया नहीं है, पर ये जरूर है कि जो मैंने आपको वर्ड मुजाहिदीन यूज किया था जो अफगानिस्तान में, तो अल्टीमेटली वहाँ वो यूएसआर से लड़ रहे थे, यहाँ वो इंडिया से सेम मुजाहिदीन लड़ रहे थे, उस तरह की आइडियोलॉजी के, उसी तरह ग्रुप्स। और ये सारी फंड फिर आईएसआई ने इसके सारा बुद्धि उसने अपनी चलानी शुरू की और ये सब ग्रुप्स डेवलप किए गए। वो फंडामेंटलिज्म एक्सपोर्ट किया गया हिंदुस्तान में, जो हम, और मैं बहुत गर्व के साथ और बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ, और मुझे इस बात का डर है कि ये रिवर्स ना हो जाए। हमने उस जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपने, सबको खत्म। हमें लगे 20 साल लड़ने में, 25 साल 30 साल लगे, खून खराबा बहुत हुआ, बहुत शहादत देनी पड़ी, कितने हिंदुस्तानियों को हर स्तर पर शहादत देनी, परिवार के परिवार खत्म हो गए। पर हमने जो वो चाहते थे हिंदुस्तान में फैले, उसको समेटते समेटते पहले तो ले जाके कश्मीर तक सीमित कर दिया, फिर कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में सीमित कर दिया, और आज जो है कश्मीर के अंदर से भी ज़्यादातर हिस्सों से
वो आइडियोलॉजी, वो सोच, वो सब खत्म हो चुकी है। तो ये हमारी जीत है, और इसमें सबसे बड़ी जीत हमारी किस चीज़ की है? अगर कोई मुझसे पूछेगा, एक ही बात की जीत है कि भारत अपने अंदर सबको संजोए रहता है। जो कश्मीर में लड़ रहे थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे जी। और हिंदुस्तान इस आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलता है। हमारी फौज में आज भी मुस्लिम ट्रूप्स भी हैं, सिख ट्रूप्स भी है, क्रिश्चियन ट्रूप्स भी है और हिंदू ट्रूप्स हैं ही। हर रीजन के हिंदू ट्रूप्स हैं, हर कास्ट के ट्रूप्स हैं उसके अंदर। तो ये जो सबको साथ लेने की ताकत है ना हमारी, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसने पाकिस्तान को हराया है हमेशा, जो कल को बांग्लादेश को भी हराएगी, और जिसकी वजह से आज पूरे दुनिया में हमारा सम्मान किया जाता है। जी। तो अब ये है कि इस राजनीतिक माहौल में आज यह अब जो एक तरह से विकसित किया जा रहा है, ये जो एकजुट होकर चलने की सोच है, इसको कहीं आघात ना लगाएं हम दोबारा, क्योंकि इससे हमें फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकते हैं। करेक्ट सर। और शायद इस बार जो नुकसान होगा उसकी भरपाई वो अब नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब सोच बदल जाती है ना दिमाग में बच्चों की पुश, तो वो पुश्तों तक चलती है। सही बात। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी राजनीति वोट बटोरने के चक्कर में कहीं हम ऐसी दरारें ना डाल जाएं इस देश के अंदर जो कि आगे संभालना मुश्किल हो जाए। अब तक तो कश्मीर में ही संभालनी थी, तो पूरे हिंदुस्तान में संभालनी पड़ेंगी। करेक्ट सर। सर हम बात करते हैं 370, जिसके बाद आर्टिकल 370, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान का माहौल बदला हुआ सा लगता है। लाल चौक पे झंडा फहराया जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। सर जब ये आर्टिकल 370 लागू हो रहा था, तो इसके बारे में आपके क्या विचार थे कि कुछ परिवर्तन होगा, और इसके बारे में क्या क्या आप हमारी ऑडियंस को जानकारी दे सकते हैं सर? देखिए, मुझे अगर पूछें, जब आर्टिकल 370 नहीं गया था, मैं इतने साल कश्मीर का पढ़ता रहा, सब देखता रहा, मैं सपनों में नहीं सोच सकता 370 हटेगा। मुझे तो ये था इस जन्म में तो हटेगा नहीं 370। परमानेंट चीज थी। मतलब जितना भी एनालिस्ट, आप 99.9999% एनालिस्ट से पूछ लीजिए, जिसने भी कश्मीर के बारे में कुछ सोचा हो, जाना हो, पढ़ा हो थोड़ा बहुत या ज़्यादा, वो नहीं कह सकता था कि आज 370 के भी हटाया जाएगा इस देश में। उसको शायद रिलीजियस से जोड़, उन्होंने अपने रिलीजन से जोड़ दिया था कि नहीं, रिलीजन से नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी से जोड़ा था और कहा था, वो उसका फायदा उठाते थे ना, कि कहते हैं हम तो अलग है, हिंदुस्तान में देखो हमें अलग मान रखा है। और ये गलती थी नेहरू जी के टाइम की, और इसलिए भी क्योंकि एक डर भी था कि हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन जो है ना बहुत रिस्क नहीं लेते। जिसका जब जैसे कारगिल हुआ तो इन्होंने कोई और फ्रंट नहीं खोली, एयरफोर्स ठीक से यूज नहीं की, जबकि करते तो हमारी कैजुअलिटीज कम होती। करेक्ट सर। सिर्फ एक इंडियन पॉलिटिशियन ने रिस्क लिया था, पर वो दूसरी जनरेशन के लोग थे, आज़ादी के लड़ाई के लोग थे। लाल बहादुर शास्त्री ने 65 वॉर में उन्होंने जब देखा उधर गड़बड़, उन्होंने पंजाब के अंदर खोल दी फ्रंट। उन्होंने कहा जाओ तुम लाहौर जीतो, इनसे हम बाद में निपटेंगे। तो उस तरह की लीडरशिप वाले हिंदुस्तान में आते नहीं, और आए ही नहीं उनके बाद। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी का जरूर था 71 में, पर वो इंदिरा गांधी फोर्स्ड हो गई थी, परिस्थिति ऐसी बन गई थी, मैं समझता हूँ। शास्त्री जैसी लीडरशिप थी नहीं उसके बाद। तो वो जिगर बहुत कम में होता था। वो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो तो तगड़े लोग थे, उन्होंने जिगर था उन लोगों में। इन लोगों में तो राजनीतिक खेल खेलते हैं कब्रों में बैठ के, इनमें जिगर नहीं होता। ये सिर्फ कमजोर को दमन करते हैं, ताकतवर से नहीं आंख मिलाते। तो ऐसे राजनीतिकों के बीच में जब हिंदुस्तान घिरा हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं किया इन्होंने, मुंबई पे हमला हुआ, सब कुछ, इतने इवेंट्स हुए, रोज मारते थे लोग, कोई कुछ बोलने लगा। तो मुझे लगता नहीं था कि 370 हटाने की किसी में जिगर होगा हिंदुस्तान में। तो इन्होंने हटाया, इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। शायद इंडियन यूथ तो इसकी कीमत इतनी ना जाने, आपका यूथ, बट उस टाइम की मैंने वीडियोस देखी थी कि जो बुजुर्ग थे वहाँ के कश्मीरी पंडित, जिन्होंने अपना सब कुछ वहाँ पे गंवाया था, उनको जब पता लगा कि 370 हट गया, सर वो रोए थे। हाँ, कि उनको ये पता, इनके अब तो देखा ही नहीं ना वो मंजर जो था। मैं बताऊं आपको, ये जो शुरू हुआ 80, जो ये प्रोसेस शुरू हुआ जिसका टेररिज्म का प्रोसेस, 87 से पहले टेररिज्म नहीं था। अच्छा। मतलब जैसे मैंने बात कही आपको, हो सकता है पाकिस्तान का ताना दे दूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको, तो इट इज़ फाइन, आप कोई भी जाए, घूमिए फिरिए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ सोच ही नहीं सकता था। मेरे ख्याल से कश्मीर पंडित खुद नहीं सोच सकते कि हमें कभी भगाया जाएगा यहाँ से।